Class 12th, today we will proceed with the next topic, importance of management. Before proceeding with the topic, I want everybody to be clear about this particular thing कि मैनेजमेंट वाला पोर्शन पढ़ते हुए कहीं भी आपको ये गलत फहमी ना हो जाए तो बहुत ईजी है। ये तो मुझे समझ आ गया, अरे इंपॉर्टेंस तो पता है मैनेजमेंट से ये होता है ये होता है ये होता है। आपको इस तरह से स्टडी नहीं करना है। बिजनेस स्टडीज में मोर देन 95 स्कोर करना या फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है। बिजनेस स्टडीज का स्कोप बहुत लिमिटेड है। कभी भी किसी भी ईयर का बोर्ड एग्जाम उठा के देखो, क्वेश्चन पेपर में एनसीईआरटी से बाहर एक सिंगल वर्ड एक सिंगल लाइन नहीं होगी। बीएसटी में बच्चे जहां पे गड़बड़ करते हैं वो होती है सिर्फ एंड सिर्फ केस स्टडीज, बिकॉज लर्न करके डायरेक्ट क्वेश्चन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आज का जो एनवायरनमेंट है रिगार्डिंग बिजनेस डायनामिक होता जा रहा है, एमएनसीज इंडिया में आ गई हैं, मेजॉरिटी ऑफ दी जो पॉपुलेशन है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन वो एमएनसी साइड जा रही है। बिजनेस स्टडीज का पेपर अब चाहता है कि बच्चों की नॉलेज चेक करे, रट्टाफिकेशन नहीं कि आपने पॉइंट्स लर्न करे आपने लिख दिए, लर्न करे लिख दिए, इस तरह से पेपर आता ही नहीं है। एग्जाम आता है आपकी डीप नॉलेज चेक करता है। केस स्टडीज का रीजन ही यही है, ये पता चले कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझा कितना है। मैं फिर कह रही हूँ, मैं पार्ट ए मैनेजमेंट करा रही हूँ, ये मत समझो कि बहुत इजी है, हाँ मोटे मोटे तौर पे समझ आ गया, ऊपर ऊपर से समझ आ गया। नो, आपको एक एक लाइन के अंदर घुसना पड़े। कोई भी केस स्टडी उठाओ, चाहे टफ या इजी, उसके अंदर एक डायरेक्ट हिंट होता है जिससे पता चल जाता है इस केस स्टडी का ये डायरेक्ट आंसर है। और वो डायरेक्ट हिंट कहीं नहीं होता, वो एनसीईआरटी ने छुपा होता है। हर केस स्टडी का डायरेक्ट हिंट इज विद इन द स्कोप ऑफ एनसीईआरटी। इसीलिए जो मैंने नोट्स शेयर करे आप बच्चों के साथ, उसके अंदर 85% एनसीईआरटी सेक्शन कवर है और उसके अलावा मैंने अपनी चीजें उसके अंदर ऐड करी हुई है। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उन नोट्स से बाहर पेपर में कुछ आ ही नहीं सकता है। इज दैट क्लियर? तो उन नोट्स में 85% एनसीईआरटी, 15% मेरे अपने पॉइंट्स है, जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर टू यू। इसीलिए कोई भी टॉपिक हम करें, फुल कंसंट्रेशन 100% कंसंट्रेशन आपको उस टॉपिक के अंदर घुसने में लगानी है। जब टॉपिक की एक एक लाइन एक एक वर्ड आपके माइंड में जब रिटेन हो जाएगा तो आई कैन गारंटी यू देयर इज नो केस स्टडी विच यू कैन नॉट सॉल्व। Is that clear? So let's proceed with the topic importance of management and let's come to directly the first one. Management helps in achieving group goals. Even आपको हेडिंग पढ़ते ही लगेगा यार इट्स वेरी इजी, तो हमें समझ आ गया कि मैनेजमेंट ना गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है। बट बात वो है जब यही चीज केस स्टडी में पूछी जाएगी, आपको केस स्टडी दी जाएगी एंड व्हिच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि आपको उसके लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस पॉइंट? इस पॉइंट से क्या कहना चाहता है सीबीएसई करिकुलम? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सी, हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम इस पॉइंट में भी पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट थिंकिंग है। मैनेजर का काम क्या है? उन सबको यूनाइट करना, उनके एफर्ट्स को इस तरह कोऑर्डिनेट करना कि कॉमन डायरेक्शन एंड कॉमन गोल अचीव हो सके। अगेन आई एम गिविंग यू एग्जांपल, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था मैं कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज की टीचर हूँ स्कूल में, अनदर टीचर इज ऑफ अकाउंटेंसी, देन इकोनॉमिक्स, देन इंग्लिश, देन मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, व्हाटएवर। हम टीचर्स अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। आई एम फोकसिंग ऑन बिजनेस स्टडीज की कोई केस स्टडी बच्चा ना छूट गया। आई वांट मेजॉरिटी ऑफ द क्लास स्कोर मोर देन 95, तो मेरा फोकस है। सेम अकाउंट्स के टीचर का अपना प्लान है, अपना सिलेबस है, इकोनॉमिक्स के टीचर का अपना स्केड्यूल है। अब जो मैनेजमेंट है, जो हमारे एचओडी है, उनका काम क्या है कि हम सब अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, बट हम सब के एफर्ट्स को इस तरह कोऑर्डिनेट करना कि बीएसटी को अगर 2 पीरियड्स मिल रहे हैं तो इकोनॉमिक्स को भी हफ्ते में किसी दिन 2 पीरियड्स मिले। अगर बीएसटी का 80 मार्क्स का पेपर, सैंपल पेपर इस वीक हुआ है तो नेक्स्ट वीक अकाउंट्स, नेक्स्ट वीक इको होना चाहिए, क्योंकि
कोऑर्डिनेट करने एफर्ट्स, कोऑर्डिनेट करेंगे तभी तो कॉमर्स का रिजल्ट हाई आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा हमारे एफर्ट्स में, मैं सिर्फ बिजनेस स्टडीज पढ़ाई जा रही हूँ, इको के पीरियड ही नहीं लगने दे रही, इको के पीरियड हो ही नहीं पा रही, इको पे अटेंशन ही नहीं जा पा रही, तो कॉमर्स का रिजल्ट नहीं आ पाएगा, गोल अचीव नहीं होगा। गोल अचीव करने के लिए हम सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि अगर वीक में मुझे टोटल 9 पीरियड्स मिल रहे हैं तो अकाउंटेंसी को 9 मिले, इकोनॉमिक्स को भी 9 मिले। जब कोऑर्डिनेशन होगा, अगर मंडे को मैं टेस्ट ले रही हूँ तो मंडे को और टीचर टेस्ट ना ले ताकि बच्चे वो पढ़ पाए। अगर इकोनॉमिक्स का टेस्ट थर्सडे को हो रहा है तो कोई और टीचर थर्सडे को टेस्ट ना ले ताकि बच्चे इको पे फोकस कर पाए। इज दैट क्लियर? तो हम सब के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करा जाएगा ताकि कॉमर्स का रिजल्ट हाई आए, कॉमन गोल अचीव। तो वही इस पॉइंट का मतलब है कि मैनेजमेंट का काम है, मैनेजर का काम है, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं इनके एफर्ट्स को यूनाइट करा जाए, कोऑर्डिनेट करा जाए ताकि कॉमन गोल अचीव। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। You have to listen to the explanation very carefully because I am explaining the particular portions of NCERT and again I am saying paper NCERT की scope से बाहर नहीं आएगा। Your teaching and your learning should be in such a way that you gain knowledge plus you score marks। हमें दोनों चीजों पर फोकस करना है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस करा था। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है टू रिड्यूस कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट पे काम हो, या हम कह सकते हैं मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो नाउ लिसन क्लास, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ये तो क्लियर है कि विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट द कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, the wastage is reduced, or we can say the resources are fully utilized। ये ठीक है, पर मैनेजमेंट में जो कॉस्ट रिड्यूस होती है, ये वेस्टेज रिड्यूस होती है किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। यानी विद द हेल्प ऑफ 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जब हम ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस केयरफुली परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे बिजनेस की कॉस्ट है या जो वेस्टेज है वो मिनिमम लेवल पे आ जाती है। द एक्सप्लेनेशन इज वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियर कि मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट बाय परफॉर्मिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, management creates a dynamic organization। I have already told you the meaning of the word dynamic। Dynamic means something which keeps on changing continuously, जो continuously change होती रहती है। हर कंपनी, every organization, every company is dynamic। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो शुरू से जब स्टार्ट हुई थी वैसे का वैसे काम कर रही हो। नो, हर जगह चेंजेस आए क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आए हैं जो हमने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में भी डिस्कस करे थे कि जैसे स्कूल्स में पहले ब्लैक बोर्ड होता था एंड वी हैव टू राइट विद व्हाइट चॉक्स, देन दिस व्हाइट बोर्ड केम एंड ब्लैक मार्कर, नाउ स्मार्ट क्लास हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। मैंने आपको बताया था वर्किंग वुमेन बढ़ गई हैं, फीमेल्स बढ़ गई हैं, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक, तो उसके लिए कंपनी को भी अपने आप को अकॉर्डिंग टू दी बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। आप ध्यान से सुनो, इस पॉइंट में क्या लिखा है? इस पॉइंट में ये लिखा है कि जनरली देखा जाता है जब भी एक न्यू चेंज, लिसन टू दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, जब भी एक न्यू चेंज कंपनी में इंट्रोड्यूस होता है देन एम्प्लॉयज रेजिस्ट, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें घबराहट होती है उस चेंज को एक्सेप्ट करने में, एंड दे डिनाई, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द चेंज। व्हाई? क्यों मना करते हैं वो लोग? क्यों मना करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जो पुराने तौर तरीके हैं उसके लिए उससे वो फैमिलियर है, उन्हें जो पुराना एनवायरनमेंट है वो लगता है फैमिलियर, सिक्योर, क्योंकि वो सालों से उस टेक्निक से, उस एनवायरनमेंट से काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है तो बहुत फैमिलियर, बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट है। ठीक है,
लेकिन उन्हें लगता है अगर हमने न्यू चेंज को एक्सेप्ट करा तो हमें फैमिलियर से अनफैमिलियर, न्यू एंड चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, इसलिए वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। लेट मी गिव यू एन एक्चुअल एग्जांपल। पहले इंडिया में जो अकाउंट्स बनते थे वो हैंड रिटन होते थे, आपने देखा होगा, और रेड कलर की धागों से बनी कॉपी आती है, खाते की बुक कहते हैं, हाथ से लोग हिसाब करते थे। एवरीथिंग, एवरी जो कह लो अकाउंट्स, बुक कीपिंग और जो भी अकाउंट्स बनते वो सब हाथों से बनते थे, ठीक है। एवरीथिंग वाज हैंड रिटन, इट वाज अ टीडियस वर्क एंड देयर वाज चांसेस ऑफ लॉट ऑफ एरर्स, बट बहुत से लोग उस चीज को लेके क्या थे, कंफर्टेबल थे। बट जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ टैली सॉफ्टवेयर, आई थिंक कॉमर्स स्टूडेंट्स को टैली के बारे में पता होगा, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है। वेल टैली वाज इंट्रोड्यूस्ड कि भाई सब कंपनीज ने धीरे धीरे टैली को इंट्रोड्यूस करना शुरू करा, देन एम्प्लॉयज रेजिस्टेड। बहुत से एम्प्लॉयज ने इसको रेजिस्ट करा, वाई? क्योंकि उन्हें लगता था जब वो हैंड रिटन अकाउंट्स करते हैं तो उस टेक्निक से वो फैमिलियर है, वो उनके लिए सिक्योर टेक्निक है, ठीक है। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर उनके लिए अनफैमिलियर था, चैलेंजिंग लगा उन्हें, यार कंप्यूटर, हमें तो कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं, कंप्यूटर से तो हमसे होगा ही नहीं भाई, हमें तो हाथों से आता है, हम तो हाथ से बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हमारी तो माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है, हम तो इतने कंफर्टेबल, हम इतने सालों से हम इस हैंड रिटन अकाउंट्स बना रहे हैं। दे रेजिस्टेड क्योंकि उन्हें लगा टैली सॉफ्टवेयर लेने से एक अनफैमिलियर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट आ जाएगा कि हम कैसे, भाई हमें नहीं आता कंप्यूटर चलाना, ठीक है। तो ऐसे केस में जो मैनेजमेंट है कंपनी की, वो इन वर्कर्स को, इन एम्प्लॉयज को समझाते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं, उन्हें समझाया जाता है कि चेंज आपके बेनिफिट के लिए है, इससे आपका काम आसान होगा, आपका काम जल्दी होगा, कैलकुलेशन एरर्स नहीं होंगी। तो मैनेजमेंट का काम है उन वर्कर्स को कन्विंस करना, उन्हें समझाना कि ये चेंज आपके बेनिफिट के लिए है, उन्हें एनकरेज करना ताकि वो इस चेंज को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें। इज दैट क्लियर? इसका एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जब स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई तो काफी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स एंड प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ने इसको रेजिस्ट करा, ये तो बेकार है, अरे इससे कोई पढ़ाई नहीं होती, अरे इससे बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, बच्चों को पुरानी टेक्निक से ही समझ आता है। लेकिन मैनेजमेंट का काम था उन्हें वहां प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उन्हें समझाना कि ये ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग टूल है, इससे बच्चों को अच्छे समझ आएगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो मैं आपको यही कंक्लूड करना चाहती हूँ दोबारा पूरा पॉइंट, कि जब भी कोई न्यू चेंज आता है तो एम्प्लॉयज रेजिस्ट दैट चेंज, उन्हें लगता है नहीं ये तो बेकार है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम फैमिलियर एनवायरनमेंट से अनफैमिलियर में जाएंगे। द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट, द टास्क ऑफ द मैनेजर एट दैट पॉइंट इज to convince the employees that this change is for your benefit. Is that clear? Now let's move to the next point. And जब वो इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, only then the company will get a competitive edge. Competitive edge होता है you can compete with your competitors. अगर आप पिछड़े रह गए, competitors ने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली तो आप पीछे रह जाओगे। तो आपको अपने वर्कर्स को कन्विंस करना है कि वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, नई टेक्निक को एक्सेप्ट करें, तभी आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी, यू कैन स्टैंड आउट इन दी कॉम्पिटिशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग Now listen to this point carefully. मैनेजमेंट का वैसे तो देखो मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, जो हमने लास्ट क्लास में करा था। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दैट मींस टू फुलफिल द नीड्स, टू फुलफिल द विशेस ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, द गवर्नमेंट, द कस्टमर, द शेयर होल्डर्स। हम पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनकी आपको बेनिफिट के बारे में सोचना है, आपको उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, यू हैव टू अर्न प्रॉफिट। ये सब हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। तो मैनेजमेंट का पहला तो मेन यही चीज है कि जो आपकी कंपनी के गोल्स हैं, जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको फुलफिल करो। बट अलॉन्ग विद दैट मैनेजमेंट का रोल है कि उसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करना है।
पर्सनली रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स का भी आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल से पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज आई एम एम्प्लॉय, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, आई एम पीजीटी कॉमर्स। अब मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि जो मेरा जो इंक्रीमेंट है ना, वो इस साल मुझे अच्छा इंक्रीमेंट चाहिए। आई वांट इंक्रीमेंट 5 to 10,000 मेरी पर मंथ सैलरी में इंक्रीज आना चाहिए, मुझे इतना इंक्रीमेंट चाहिए। दैट इज माई पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैं चाहती हूँ मेरी सैलरी बढ़े। अच्छा, अब स्कूल को अपना ऑब्जेक्टिव चाहिए कि अपना 10th एंड 12th का रिजल्ट उन्हें बहुत अच्छा चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन स्कूल में हो सके। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, टू इंक्रीज द सैलरी। स्कूल का ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा बच्चे स्कूल में आए ताकि ज्यादा रेवेन्यू अर्न। मैं सैलरी ज्यादा चाहती हूँ, स्कूल रेवेन्यू ज्यादा चाहता है। अब मैनेजमेंट को हम दोनों के बीच में कैसे बैलेंस करना है, सुनो। मैनेजमेंट विल अनाउंस कि टीचर्स को इंक्रीमेंट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास 12th रिजल्ट। आप क्लास 12th में जितना अच्छा रिजल्ट लाते हो, जितने ज्यादा बच्चे 90-95% लाते हैं, जितने ज्यादा पासिंग परसेंटेज होती है, उसके बेस पे हम टीचर्स को इंक्रीमेंट देंगे। अब सब टीचर्स को ये पता चल गया। नाउ एवरी टीचर विल वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव हिज और हर रिजल्ट। इससे क्या होगा, ध्यान से सुनो। हम सब मेहनत करेंगे कि भाई हमारे बच्चों के सबके 95 प्लस आए, कोई बच्चा फेल ना हो, सबकी पासिंग परसेंटेज है। वी विल वर्क हार्ड डे एंड नाइट, ठीक है। स्कूल को क्या फायदा होगा, जब हर टीचर इतना मेहनत करेगा, इतनी ज्यादा मेहनत करेगा, तो ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत बड़े लेवल पे आएगा। अब जब रिजल्ट बड़े लेवल पे आएगा तो स्कूल की गुडविल बहुत बढ़ेगी। अब स्कूल की गुडविल इतनी बढ़ेगी तो एडमिशन होंगे बहुत सारे, स्कूल का रेवेन्यू बढ़ेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस मेड बाय द स्कूल, कमिटमेंट मेड बाय द स्कूल, हमें इंक्रीमेंट भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि हम रिजल्ट बहुत अच्छा लाए हैं। तो मैनेजमेंट इस तरीके से बैलेंस करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे हो, साइड बाय साइड जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे। अब देखो, सैलरी भी बढ़ गई, इंक्रीमेंट भी हो गया और स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा हो गया। तो दैट इज द पॉइंट कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आप एमएनसी का एग्जांपल लो, एमएनसी में वो टारगेट्स देते हैं सबको कि जो टारगेट को जितनी जल्दी अचीव करेगा उससे बोनस मिलता है। एवरी मंथ दे गिव यू टारगेट, उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस देते हैं। तो क्या होता है कि हर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हार्ड एफर्ट्स करता है, मेहनत करता है कि उसका टारगेट अचीव हो। जब मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज टारगेट अचीव कर लेते हैं, कंपनी का काम इतना अच्छा होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, साइड बाय साइड एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया और पर्सनल भी। भाई एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट मिल गया, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, और एम्प्लॉयज ने मेहनत करी तो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया। तो ये वो पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, now let's move to the next point। तो बेसिकली इस पॉइंट में यही था कि मैनेजमेंट जो है वो इस तरह एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, इस तरह से उनको लीडरशिप दी जाती है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर ले और कंपनी का भी। इट वाज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन कि भाई आप टारगेट अचीव करो, आपको बोनस मिलेगा, स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, इंक्रीमेंट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो मोटिवेट करा आपको ऐसी लीडरशिप दी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे अचीव हो गया और पर्सनल एम्प्लॉय भी खुश, कंपनी भी खुश। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सी, हमने ये भी अभी पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में कि कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके प्रति कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बिजनेस की टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। तो ये तो ऑटोमेटिक बात है कि पहले तो कंपनी जब अपने सभी स्टेक होल्डर्स के टुवर्ड्स जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे फुलफिल करेगी, तो ये तो ऑब्वियस है कि सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है। कंपनी जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगी, पॉल्यूशन फ्री टेक्निक्स यूज करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी, जो हमने अभी लास्ट क्लास में करा था सोशल ऑब्जेक्टिव, तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होगी ही होगी। इसी पॉइंट को थोड़ा इलैबोरेट करना है कि जब एक कंपनी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करती है,
कंपनी जब ग्रो करती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है इन द सोसाइटी। कंपनी जब इनोवेशन करती है, व्हेन द कंपनी यूजेस इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, तो कस्टमर को एडवांस्ड, कंट्री को एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मिलती है, कस्टमर को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यू कैन सी कंपनी चाहे अपने लिए काम कर रही है तब भी अगर वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है कस्टमर को, ग्रो कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, ग्रोथ कर रही है, न्यू ब्रांचेस ओपन कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही है, एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कंपनी इन्वेंट कर रही है, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लोगों को मिल रहे हैं जिनसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। इवन कंपनी जो है वो चैरिटी प्रोग्राम्स भी कर रही है साथ साथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे डाबर आमले 1 रुपये शिक्षा की ओर, मेनी कंपनी स्टार्टअप अपना 50% प्रॉफिट जो है वो सोशल वेलफेयर में लगा देती है। तो जब कंपनी ये सब करेगी तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इनोवेटिव टेक्निक के प्रोडक्ट्स, आप एक हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कि जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, ठीक है। जब वो इतना ज्यादा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है कंट्री की, चैरिटी आप कर रहे हो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप सप्लाई कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इज दैट क्लियर? तो क्लास हमने जो ये 5 पॉइंट्स डिस्कस करे, आई हैव फोकस सो मच ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। मैं एक एक पॉइंट पे जान के इसलिए फोकस कर रही हूँ बिकॉज एनसीईआरटी में जो जो माइन्यूट लाइंस भी गिवन है, आई वॉन्ट कि वो सब आप सुनो, उसको रिटेन करो। इट्स नॉट दैट मैं फटाफट बता दो छोटे अच्छे सोसाइटी की डेवलपमेंट अच्छी, नो, ऐसे नहीं पढ़ना। इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन बीएसटी, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि टेक्निक अगर आपकी स्टार्टिंग से ही बिल्कुल मार्क्स स्कोर करने वाली होगी तो एंड में फुल आएंगे। ऐसे नहीं अभी तो फटाफट सिलेबस करो, एंड में रिवीजन करो, दैट्स अ वेस्ट, ऑल इन वेन। अगर इसी टाइम से एक एक लाइन पे फोकस करो, एक एक पॉइंट के अंदर घुस रहे हो, तो क्लैरिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतना ज्यादा रिटेंशन हो जाएगा। मैं एक एक पॉइंट पे इतना टाइम दे रही हूँ, आई एम इलैबोरेटिंग इट अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, कि आप सुनो और माइंड में रिटेन हो जाए। और ऐसा करने से लर्निंग बहुत ईजी हो जाएगी। जब एक एक पॉइंट इतनी बार कानों में जा रहे हैं, इतनी बार बार आप एक चीज सुन रहे हो, इतना ज्यादा टाइम एक पॉइंट पे हम लगा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं चीजों को, तो वो पॉइंट बैठ जाएंगे टिल मार्च आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। और जब आप इन्हें लर्न करोगे तो आप देखोगे द पॉइंट्स आर लर्न टू यू वेरी क्विकली, मतलब यू फटाफट आपको पॉइंट्स लर्न हो गए क्योंकि इतनी बार आपके दिमाग में चला गया। सेकेंडली, जो नोट्स मैंने शेयर करा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ, read those notes twice carefully, and then you have to copy all these 5 points in your fair register and send your work to me. इतना सुनने के बाद, इतना डीपली टॉपिक में घुसने के बाद, when you will read the notes twice, आप 2 बार पढ़ रहे हो, then you are writing them in your fair register, उसके बाद आप अपने फेयर रजिस्टर में लिख लो द पॉइंट, द टॉपिक विल बी लर्न टू। आप खुद देखोगे टॉपिक पूरा लर्न हो जाएगा, पूरा समझ आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एंड दिस टॉपिक विल बी रिटेन्ड इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रिवाइज करते एकदम सारा पॉलिश अप हो जाएगा, आप देखना। इज दैट क्लियर? सो नाउ start doing your work, copy all these points in a fair register and send it to me so that I can check it.